हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। आज है संडे। आज के सेशन में हम 22 से लेकर 28 दिसंबर के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से सेशन को एंड तक देखिएगा। सारे करंट अफेयर यहां पर जो मैं आपको बताऊंगा 25 क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे और सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। आने वाली एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एंड तक सेशन को देखिए। शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर को। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय संविधान को किस लिपि में जारी किया गया? तो आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 25 दिसंबर को भारतीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संथाली लैंग्वेज में लॉन्च किया था। संथाली लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन की जो नई प्रति है वो लॉन्च की गई है। ये जो प्रति है ना संविधान की, ओल चिकी लिपि में लिखी गई है। ओल चिकी लिपि अगर हम देखते हैं तो ये संथाली लैंग्वेज को लिखने के लिए ही एक ट्रेडिशनल लिपि होती है जिसके आधार पर संथाली लैंग्वेज को लिखा जाता है। वैसे संथाली लैंग्वेज को देवनागरी लिपि और काफी अलग अलग लिपि में भी लिखा जाता है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो लिपि मानी जाती है संथाली भाषा को लिखने के लिए वो ओल चिकी लिपि है। तो इसी लैंग्वेज में लिखा गया है भारतीय संविधान को, संथाली भाषा में। देखिए, वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में मानी जाती है संथाली भाषा। जीवित और आदिवासी भाषा है। मतलब इंडिया के काफी अलग अलग स्टेट में अलग अलग जनजातियां जो ट्राइब से वो संथाली भाषा को बोलती है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, यहां पर जो स्थानीय ट्राइब से वो काफी ज्यादा मात्रा में ऐसे लोग हैं जो कि संथाली भाषा को यूज करते हैं और मदर टंग के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, परंपरागत रूप से संथाली भाषा को बोल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन उनके समझ में आए, कॉन्स्टिट्यूशन को वो समझ सके, पढ़ सके अपनी लैंग्वेज में, इसीलिए संथाली भाषा में हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन काफी अलग अलग लैंग्वेजेस में पहले भी लॉन्च किया जा चुका है। अभी 25 दिसंबर को संथाली भाषा में पहली बार लॉन्च किया गया। तो यहां पर ओल चिकी लिपि के बारे में भी आपको पता चल गया, ट्रेडिशनल लिपि है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू, इन्होंने 1925 में संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि को डेवलप किया था। मतलब 2025 में इस लिपि के 100 साल पूरे हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष इस लिपि का। और शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ही संथाली भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को जारी किया गया। ओल चिकी लिपि 30 वर्ड होते हैं इसमें, स्वर और व्यंजन मिलाकर, और लेफ्ट से राइट की तरफ ये लिखी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है जो कि भाषाओं की बात करता है, उसमें भी संथाली भारतीय संवैधानिक भाषा है। संथाली को 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से 8th शेड्यूल में जगह दी गई थी और इसी लैंग्वेज में संविधान को लिखा गया। विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से संबंधित थे? विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र से संबंधित। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2025 में ही इनका निधन हुआ और 2025 में ही विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2024 के लिए हालांकि इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, लेकिन दिया कब गया? 2025 में, और इसी साल विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य से आते हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं और छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं विनोद कुमार शुक्ल। 88 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। इंडियन पोएट और राइटर, बहुत ही फेमस हिंदी भाषा के, छत्तीसगढ़ से आते हैं, छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति और छत्तीसगढ़ से ही पेन अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन। इंटरनेशनल लेवल पर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पेन अवार्ड, तो ये भी जीतने वाले पहले इंडियन ऑथर है विनोद कुमार शुक्ल। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1999 में दिया गया था। इनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती है के लिए रहती थी, ओके। और 2024 के लिए 2025 में 59th ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए, और पेन अवार्ड 2023 में दिया जा चुका है। बुक्स देखें अगर कुछ विनोद कुमार शुक्ल की, तो लगभग जय हिंद, नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा,
सब कुछ होना बचा रहेगा और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये सारी रचनाएं विनोद कुमार शुक्ल की है। इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी अवार्ड इस कृति के लिए विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। भारत में हर साल गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस इंडिया में हर साल मनाया जाता है 25 दिसंबर को। जानते हैं किन की जन्म तिथि है ये? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर, जयंती जो है वो गुड गवर्नेंस डे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली बार 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। 2014 से 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस, सुशासन को बढ़ावा देना, इसके प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2025 की इस बार थीम नहीं आई है, लेकिन 2024 में प्रशासन गांव की ओर यह थीम रखी गई थी गुड गवर्नेंस डे की। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व पीएम रह चुके हैं इंडिया के। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, एमपी में, है ना। 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। इनका निधन 16 अगस्त 2018 में हो गया था। बीजेपी से आते हैं, बहुत ही फेमस पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, जैसे मेरी 51 कविता इनकी एक पोएम है, तो बहुत ही फेमस रहे। पॉलिटिशियन तो थे ही, जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के रूप में काम कर चुके हैं 2002 से 2004, और इसी टाइम पीरियड में 1998 से 2004 तक ये पीएम रह चुके हैं। वैसे एक बार पहले भी बने थे 1996 में, तो 1996 में इनका कार्यकाल बहुत कम समय का था, 16 दिन के आसपास का। ये 10वें पीएम थे इंडिया के, और बाद में फिर 1998 से 2004 तक भी भारत के पीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं मोरारजी देसाई सरकार में 1977 से 1979 तक। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अवार्ड देखें अटल बिहारी वाजपेयी के, तो भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, 2015 में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। पद्म विभूषण 1992 में दिया जा चुका है, और इसके अलावा अदर काफी सारे अवार्ड है। इवन टाइम मैगजीन के टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो है ना, उनकी लिस्ट में 2004 में इनको शामिल किया गया था। भारत रत्न इंपॉर्टेंट है, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। ओके, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। ईयर एंड सेल चल रही है आप सभी के लिए, ईयर एंड ऑफर चल रहा है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर, तो आप चेकआउट कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको रोज कहता हूं, लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि काफी सारे आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपके लिए एप्लीकेशन पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। और इसके अलावा स्पेसिफिक आप स्टडी मटेरियल ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, ईएमआरएस के एग्जाम के लिए, या केवीएस के एग्जाम के लिए। तो आप इंडिविजुअल किसी भी कोर्स को काफी अफोर्डेबल प्राइस में 49 रुपीज में अभी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इसे अवेल कीजिएगा। लास्ट टाइम रिवीजन में भी ये आपको काफी हेल्प करने वाला है, और अगर थोड़ा लंबा समय है आपके एग्जाम के लिए, फिर तो आप इसको अवेल कीजिएगा ही, आपके लिए बहुत मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात डिटवा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए भारत ने किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? चक्रवात डिटवा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए भारत ने 450 मिलियन डॉलर की मदद की है श्रीलंका को। आपको पता है अभी इंडियन ओशन में लास्ट मंथ नवंबर में एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन डिटवा। इंडियन ओशन में ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ा और श्रीलंका के पूर्वी तटों पर बहुत ज्यादा इसने बारिश की थी, बहुत लैंडफॉल हुआ था, काफी लोग मारे गए थे श्रीलंका में। तो श्रीलंका की मदद के लिए हमने एक ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु जिसका नाम था, श्रीलंका की मदद के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था और साइक्लोन डिटवा के कारण। अब इंडियन गवर्नमेंट ने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है श्रीलंका को, है ना। साइक्लोन डिटवा से जो तबाह हुआ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, जो भी सड़कें हैं, उनका निर्माण के लिए पैसा यूज किया जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत ही यह मदद इंडिया ने दी है। वैसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने भी श्रीलंका को 206 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इमरजेंसी फंड प्रोवाइड किया।
अब जो हमने दिया है ना 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इसमें से 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब कम से कम इंटरेस्ट पर ये वापस लिया जाएगा, और 100 मिलियन का ग्रांट दिया जा रहा है, 100 मिलियन डॉलर का, मतलब ये पैसा अनुदान है, वापस नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद श्रीलंका को की जा रही है। ऑपरेशन डिटवा बे ऑफ बंगाल के एरिया में आया था, इंडियन ओशियन में पूर्वी तरफ, है ना, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ा था। इसका नामकरण यमन ने किया है। श्रीलंका में इस तूफान के कारण 643 लोगों की डेथ हुई थी। आगे चलकर ये इंडिया के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों से भी टकराया था, पर इंडिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन श्रीलंका में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है। ऑपरेशन सागर बंधु 28 नवंबर को हमने लॉन्च किया था श्रीलंका की मदद के लिए। केंद्र सरकार के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन की अनुमति दी जाएगी? तो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है कि अरावली पर्वतमाला में 0.19% क्षेत्र पर ही खनन की अनुमति दी जाएगी। देखिए क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई डेफिनेशन दी थी अरावली की ऑफिशियली, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूव कर दिया था। उस डेफिनेशन में कहा गया था कि अरावली में ऐसे पहाड़ जो कि 100 मीटर से नीचे के हैं, मतलब उन्हें ही अरावली माना जाएगा जो कि 100 मीटर या फिर इससे ज्यादा ऊंचाई के हैं। और इसके अलावा एक और कंडीशन थी कि दो जो माउंटेन रेंज है, दो माउंटेन है, उनके बीच में 500 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर 500 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है तो इन पहाड़ों को अरावली नहीं माना जाएगा, और एक ये पहली कंडीशन भी थी। तो काफी अरावली का 90% जो पहाड़ थे ना, वो अरावली की डेफिनेशन से बाहर हो रहे थे। इससे होता ये इन फ्यूचर वहां पर प्राइवेट सेक्टर को खनन की अनुमति दी जाती और अरावली को काफी नुकसान होता। तो काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला, स्पेशली राजस्थान में जहां जहां अरावली फैली हुई है, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, और फाइनली केंद्र ने इस आदेश को वापस लिया और यह कहा कि अरावली में केवल 0.19% क्षेत्र पर ही खनन की अनुमति दी जाएगी। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने यह अनाउंसमेंट की थी, क्लेरिफिकेशन दिया था कि केवल 0.19% एरिया पर हम माइनिंग को अलाउ करेंगे, जो कि टोटल एरिया 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर का केवल 217 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है। और इसके अलावा कोई अपवाद होता है जहां पर कोई रेयर अर्थ मिनरल मिलता है तो फिर वहां पर खनन किया जाएगा, क्योंकि वो जरूरी होता है, उसकी जरूरत है देश के विकास में। तो ये यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने बताया था। चर्चित हेनान द्वीप किस देश का हिस्सा है? हेनान द्वीप चाइना का पार्ट है। चाइना के दक्षिण में दक्षिण चीन सागर में हेनान आइलैंड देखने को मिलता है। अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, साउथ चाइना सी में हेनान आइलैंड। चाइना का कंट्रोल है, चाइना का आइलैंड है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि चाइना ने इसे स्पेशल कस्टम्स सुपरविजन जोन घोषित किया है। अब ये क्या होता है, हेनान द्वीप पर अगर कोई भी कंपनी आती है बिजनेस करने, कोई भी यहां पर प्लांट लगाते हैं, तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, फ्री ट्रेड की अनुमति दी जाएगी। मतलब ये कहीं से भी इंपोर्ट करें, कहीं भी एक्सपोर्ट करें, तो अगर इस आइलैंड पर कोई भी कंपनी आती है तो उसको टैक्स नहीं देना होगा चीन गवर्नमेंट को। लेकिन यहां से अगर कोई चाइना में ही माल सप्लाई कर रहा है, यहां से चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया, कि मतलब एक्सपोर्ट तो नहीं क्योंकि देश का ही पार्ट है, तो चाइना में जाके बेच रहा है तो वे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड के किसी देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है और कहीं से इंपोर्ट कर रहा है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये होता है स्पेशल कस्टम सुपरविजन जोन। मतलब यहां पर जो टैक्सेस के रूल है वो बाकी चाइना से अलग होंगे, क्योंकि इनको रिलीफ दिया गया है ताकि इस आइलैंड को डेवलप किया जा सके, इकोनॉमिक जोन इसे बनाया जा सके और यहां से ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, डेवलप किया जा सके पूरे आइलैंड को, एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में ये डेवलप हो जाए। तो इसलिए चाइना ने ये सहूलियत इसे दी है। जैसा हांगकांग है तो चाइना का पार्ट, लेकिन वहां पर टैक्स के जो प्रावधान है ना वो बाकी चाइना से अलग चलते हैं, इसी तरीके का है ताकि वो डेवलप हो, है ना। तो स्पेशल कस्टम सुपरविजन जोन एक ऐसा एरिया जहां पर बाकी चाइना के हिसाब से जो टैक्सेशन या कस्टम का मॉडल है, रूल है, उससे अलग यहां पर रूल लागू होंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरीके से यहां पर फ्री रखी जाती, तो यहां पर लोग बिजनेस के लिए भी ज्यादा मोटिवेट होते हैं ऐसी जगह पर, क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ता। तो और इसको भी डेवलप किया जा सकेगा क्योंकि ये काफी सुनसान है। तो ये हेनान आइलैंड है, कहां पर, ये देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी में,
चाइना के अंडर में आता है, चाइना का आइलैंड है, 35,191 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन के COP 11 का आयोजन कहां किया गया है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन कॉन्फ्रेंस, जिसे COP 11 के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन 2025 में कतर के दोहा में किया गया। कहां किया गया? कतर के दोहा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये COP 11 है, कतर के दोहा में 15 से लेकर 19 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। शेपिंग टुमारोस इंटीग्रिटी इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है। 170 देशों के 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और ऑब्वियस सी बात है कि करप्शन के मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है कि करप्शन को कैसे वर्ल्ड से खत्म किया जा सकता है। तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की COP 11 मीटिंग है। अब ये जो कन्वेंशन है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम सम्मेलन की बात कर लेते हैं। सम्मेलन 2 साल में एक बार होता है, ये करप्शन पे है ना, करप्शन पर डिस्कस किया जाता है, कैसे खत्म किया जा सकता है। पहली बार ये सम्मेलन 2006 में हुआ था, 2 साल में एक बार होता है, जॉर्डन के डेड सी में। 10th सीजन 2023 में हुआ था जॉर्जिया, यूएसए के जॉर्जिया में। और अब इसका 11th COP 11 समिट का आयोजन किया गया कतर के दोहा में। कन्वेंशन देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, एंटी करप्शन ट्रीटी है, पूरे वर्ल्ड के लिए बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग, मतलब सभी को फॉलो करना पड़ेगी जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। इसके तहत मेंबर कंट्री क्या करती है, अपने यहां पर ऐसे लॉ बनाएगी कि भाई एक तो क्रॉस बॉर्डर करप्शन को खत्म किया जा सके, पावर के गलत यूज को, चाहे वो प्राइवेट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वहां पर खत्म किया जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे करप्शन को खत्म करने के लिए ये एक ट्रीटी थी, जिससे साइन किया गया था 2003 में और 2005 में इसे लागू किया गया था पूरे वर्ल्ड में। 192 पार्टीज जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की ट्रीटी को फॉलो करती है। भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहां बनाया गया है? इंडिया का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट, इसे बनाया गया है पंजाब में। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या है? मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है कि बिजली बनाने के लिए नदी पर डैम नहीं बनाया जाता है, नदी के पानी को रोका नहीं जाता है ना, रिजर्वायर नहीं बनाया जाता, फ्लो रहता है नदी के पानी का नेचुरल, पानी के अंदर लगाए जाते हैं जो भी लगाना है, टरबाइन जैसी चीजें, ताकि पानी का नेचुरल फ्लो बना रहे और इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप की जा सके। पहले भी ऐसे हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट हैं इंडिया में, लेकिन मेगावाट के स्केल का नहीं है जो कि मेगावाट विद्युत का प्रोडक्शन कर सके। तो भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट ये अब लगाया गया है पंजाब में। देखो, पानी के अंदर लगा रखे हैं टरबाइन ताकि नेचुरल फ्लो रहे और बिजली का भी निर्माण किया जा सके। ये जो प्रोजेक्ट है ना, नागल कैनाल प्रोजेक्ट, इसे नाम दिया गया है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसे कमीशन करेगा, इसको बनाया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया का पहला ऐसा है जो कि मेगावाट स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। नांगल हाइडल कैनाल पंजाब में ये स्थित है, जो भाखड़ा नांगल का डैम है ना उसके आसपास। 1 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और 250 किलोवाट कैपेसिटी पर टरबाइन की इसकी देखने को मिलती है। भारत में रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इंडिया में रोलिंग बजट सिस्टम को लागू करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश राज्य। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? रोलिंग बजट में क्या होता है कि 3 साल का बजट जारी किया जाता है, एक रनिंग बजट और 2 साल का एस्टिमेट बजट जारी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश क्या करेगा 2026-27 में, अब जो बजट आएगा ना फरवरी में एमपी का, वो रोलिंग बजट आएगा एमपी का, तो 2026-27 का बजट पूरा जारी कर दिया और 2027-28 और 2028-29 है ना, ये 2 आगे के सालों का 2027-28 और 2028-29, इन बजट का एस्टिमेट भी यहां पर दिया जाएगा, एस्टिमेटेड बजट भी जारी किया जाएगा। इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लोग होते हैं ना, उनको क्लियरिटी रहती है कि 3 साल में गवर्नमेंट का फोकस कहां पे, गवर्नमेंट कहां पैसा लगाने वाली, कौन से सेक्टर बूस्ट होंगे, तो क्लियरिटी रहती है, लोगों को भी क्लियरिटी रहती है, ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नमेंट पे कि यार गवर्नमेंट इन सेक्टर में काम कर रही है। तो हालांकि हर साल जब नया बजट लाया जाएगा तो रिवाइज किया जाता है रोलिंग बजट को। अब जैसे फिर 2027-28 में जब लाया जाएगा ना, तो 2027-28, 28-29 और 29-30 फिर 3 साल का बजट हो जाएगा।
है ना, 1 साल का रनिंग, 2 साल का एस्टिमेट बजट। तो ये होता है रोलिंग बजट। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कि रोलिंग बजट लेकर आएगा। एमपी के डिप्टी सीएम है और फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने ये अनाउंसमेंट की। एमपी के सीएम है मोहन यादव, है ना, और फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, याद रखिएगा। विश्व में प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वर्ल्ड में प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है भारत के ओडिशा राज्य में। धनु यात्रा एक प्रकार की यात्रा निकाली जाती है ना, भगवान कृष्ण और कंस से संबंधित कहानियों को दर्शाया जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है इसको, मतलब सबसे बड़ा खुला रंगमंच जहां पर नाटक के माध्यम से कृष्ण और कंस की जो बीच के संवाद है, जो कहानी है, उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो भगवान कृष्ण से संबंधित लीलाओं के बारे में बताया जाता है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। तो धनु यात्रा फेस्टिवल है, हर साल ओडिशा के बारगढ़ क्षेत्र में से मनाया जाता है। 2025 में इसकी शुरुआत 24 दिसंबर को की गई है और यह फेस्टिवल 11 दिन तक चलता है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने 2014 में से नेशनल लेवल फेस्टिवल घोषित किया था। कब कब आयोजित किया जाता है? तो पौष महीने के शुक्ल चतुर्थी को शुरू होता है और पौष महीने की पूर्णिमा तक ही आयोजित किया जाता है। धनु यात्रा ओडिशा का त्योहार है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की 250 मेगावाट की दूसरी यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सेकेंड यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। ये 250 मेगावाट की जो यूनिट है ना, ये सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की सेकेंड यूनिट है और ये हमें देखने को मिलती है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। 2000 मेगावाट की यह परियोजना है। 8 यहां पर यूनिट है 250 मेगावाट के। पहली जो यूनिट थी वो कुछ समय पहले ही शुरू की जा चुकी थी। दूसरी यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, हाउसिंग और अर्बन अफेयर श्री मनोहर लाल ने। तो 74 करोड़ यूनिट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी हर साल सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, है ना, यहां पर इस सेक्टर में। तो यह सुबनसिरी रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इस पर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 2000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 250 मेगावाट की 8 यूनिट यहां पर देखने को मिलती है। वैसे अभी बाकी की यूनिट का इनॉग्रेशन 1-2 साल में हो जाएगा, तो अभी दूसरी यूनिट का इनॉग्रेशन हुआ है। चर्चा में रहा काशिवा जी की कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है? काशिवा जी की कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है जापान में। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जापान ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने की घोषणा की। आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये वर्तमान में। हालांकि ये जब 2011 में जापान में सुनामी आई थी भूकंप के बाद, तो जब फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हुआ था, है ना, एक न्यूक्लियर डिजास्टर जो आया था, तब जापान ने क्या किया था कि अपने 54 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रिएक्टर थे उनको बंद कर दिया था। उसमें से काशिवा जी की कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एक था। तो ये बंद था तब से, लेकिन अब 2025 में जापान ने अनाउंस किया है कि वो अपने इस प्लांट को फिर से शुरू करेगा। तो ये निगाटा स्टेट या प्रांत में देखने को मिलता है जापान में। 4.2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है और इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 8212 मेगावाट तक देखने को मिलती है। अब इसमें टोटल 7 यूनिट है। 5 यूनिट 1067 मेगावाट की है और 2 यूनिट 1315 मेगावाट है ऑलमोस्ट। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जापान में, काशिवा जी की कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। 2025 फीफा अरब कप का खिताब किसने जीता है? 2025 फीफा अरब कप का खिताब जीता है मोरक्को ने। किसने जीता? मोरक्को ने। अच्छा, आयोजन कहां हुआ था? तो फीफा अरब कप, जिसका फीफा आयोजन करवाता है, इसका आयोजन 1 से लेकर 18 दिसंबर तक कतर में किया गया था। कतर में यह आयोजित हुआ। मोरक्को ने फाइनल में जॉर्डन को हराया। मोरक्को विनर और जॉर्डन रनर अप। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। मोरक्को का यह दूसरा टाइटल है। जॉर्डन रनर अप रहा। सऊदी अरब और यूएई
तीसरे स्थान पर रहे फीफा अरब कप 2025 में। आयोजन कहां पर? कतर में। विनर मोरक्को, रनर अप जॉर्डन। हर 4 साल में ये एक बार आयोजित किया जाता है। कब फीफा इसका आयोजन करवाता है? 1963 में इसकी शुरुआत की गई थी और 16 टीमें नॉर्मली यहां पर पार्टिसिपेट करती है। एसएसबी ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। एसएसबी की स्थापना कब की गई थी? तो जब इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद सशस्त्र सीमा बल की जरूरत को महसूस किया गया और 20 दिसंबर 1963 में एसएसबी की स्थापना की गई थी, सशस्त्र सीमा बल। तो अभी 2025 में 20 दिसंबर को 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है सशस्त्र सीमा बल का, है ना। तो 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये कार्य करती है। नेपाल और भूटान से जो इंडिया की बाउंड्री लगती है ना, उस पर सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है सशस्त्र सीमा बल। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। संजय सिंघल आईपीएस अधिकारी इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। तो 2025 में 62वां स्थापना दिवस है सशस्त्र सीमा बल का, 20 दिसंबर को। 2025 टर्नर प्राइज किसने जीता है? 2025 का टर्नर प्राइज जीता है ननैना कालू ने। ननैना कालू की बात करते हैं, है ना। तो पहले टर्नर प्राइज की बात करते हैं। तो ब्रिटेन में दिया जाने वाला अवार्ड है जो कि आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, टर्नर प्राइज। तो ननैना कालू को 2025 में दिया गया। ननैना कालू एक मूर्तिकार और ड्राइंग करने वाली है। तो स्कल्पचर्स और ड्राइंग के लिए इनके योगदान के लिए इनको दिया गया टर्नर प्राइज 2025 का। देखिए, एक आर्ट अवार्ड है जो कि इंग्लिश पेंटर JMW टर्नर के नाम पर दिया जाता है। और दिया किसे जाता है? तो अवार्ड 50 साल से कम उम्र के किसी ब्रिटिश आर्टिस्ट को दिया जाता है उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो ब्रिटेन में दिया जाता है किसी आर्टिस्ट को आर्ट वर्क के लिए, हर साल दिया जाता है। 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत प्राइज मनी दी जाती है 25,000 पाउंड, और जो नॉमिनेट होते हैं ना उनको भी प्राइज मनी दी जाती है 10,000 पाउंड की। ननैना कालू स्कॉटलैंड यूके से ही संबंधित है, मूर्तिकार और ड्राइंग बनाती है। योजनाओं को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 प्लेटफॉर्म कहां पर लॉन्च किया जाएगा? योजनाओं को, स्कीम्स को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 स्कीम को लॉन्च किया जाएगा दिल्ली राष्ट्र राजधानी जो टेरिटरी है, जो क्षेत्र है वहां पर। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो दर्पण 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा ताकि स्टेट की जो स्कीम्स है, सेंट्रल की जो स्कीम्स है, उनको मॉनिटर किया जा सके। राज्य में लोगों को उनके स्कीम्स का लाभ मिल रहा है कि नहीं, है ना। सभी डिपार्टमेंट सही ढंग से काम कर पा रहे हैं या नहीं, डिपार्टमेंट की नॉर्मली परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा सकेगा, कंपेयर किया जा सकेगा, और यहां पर लोगों को भी सारी स्कीम्स के बारे में पता होगा। तो यह दर्पण 2.0 जिसे दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, रियल टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म है ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ई गवर्नेंस को बढ़ाया जा सके। तो स्कीम्स का लाभ आम नागरिक को पहुंचे, इसके लिए दर्पण 2.0 लॉन्च करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। वैसे इसके पहले दर्पण को 2017 में लॉन्च किया गया था, इसी का अपडेटेड वर्जन है दर्पण 2.0 दिल्ली में। 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स की फाइनल मेडल टैली में भारत की क्या रैंक है? 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स आयोजन हुआ था दुबई में और इसकी फाइनल मेडल टैली में इंडिया को 7th रैंक पर रखा गया। डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। आयोजन कहां पर? पहली चीज तो ये यूएई के दुबई में एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। इंडिया का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। इंडिया ने 102 मेडल अपने नाम किए एशियन यूथ पैरा गेम्स में। 102 मेडल में से 36 हमने गोल्ड जीते, 28 सिल्वर जीते और 38 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 102 मेडल के साथ हम रहे 7वें स्थान पर। दुबई में आयोजित हुआ। पहले स्थान पर रहा उज्बेकिस्तान 197 मेडल के साथ, सेकंड पर ईरान 262 मेडल के साथ और थर्ड पर जापान 77 मेडल के साथ। इंडिया की रैंक है 7th। ठीक है। कई सारे गेम्स आयोजित किए जाते हैं एशिया यूथ पैरा गेम्स में। हर 4 साल में यह आयोजित किया जाता है एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। पहली बार 2009 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था और अब आयोजित किया गया दुबई में, और इंडिया मेडल टैली में 7वें स्थान पर रहा है।
न्यू बैलेंस ने किसे अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? न्यू बैलेंस जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, एक फुटवियर ब्रांड भी है और साथ ही साथ क्रिकेट बैट का भी निर्माण करती है। तो क्लोथिंग ब्रांड या फिर फुटवियर ब्रांड इसको बोला जाए। इसने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जाह्नवी कपूर को, फिल्म अभिनेत्री। ओके, तो जाह्नवी कपूर न्यू बैलेंस कंपनी की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी, फिल्म अभिनेत्री है, मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित। न्यू बैलेंस एक अमेरिकी कंपनी है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर यूएसए के बॉस्टन में देखने को मिलता है। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मैस्कॉट का क्या नाम है? पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये 2026 में पहली बार आयोजित होने वाला है। इसके मैस्कॉट को नाम दिया गया है मोरवीर। अच्छा, पहली चीज तो ये कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार होंगे 2026 में। आयोजन कहां होगा? तो 14 फरवरी से ये शुरू होगा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। जो ट्राइबल्स हैं वो भी खेलों की ओर मोटिवेट हो, ट्राइबल्स एरिया में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से जो ट्राइब्स है उनको मुख्य धारा में जोड़ना, ये पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इसका ऑर्गेनाइज करवाएगा, छत्तीसगढ़ में होंगे 2026 में। इसके मैस्कॉट को अनाउंस कर दिया गया है और मैस्कॉट है मोरवीर, है ना। मोरवीर ले लिया क्या आंसर हमने? मोरवीर, ठीक है। मोर का मतलब है मेरा और वीर का मतलब साहस, है ना, या वीरता से। तो मोरवीर मैस्कॉट रखा गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का। छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा, 7 गेम्स यहां पर खेले जाएंगे, जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, स्विमिंग, ऐसे। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव का नाम क्या है? ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अनु गर्ग। अनु गर्ग, देखिए मुख्य सचिव की अगर बात करें, चीफ सेक्रेटरी, तो ये जो सीएम होते हैं या फिर जो स्टेट की कैबिनेट होती है उनके चीफ एडवाइजर होते हैं, है ना। जो राज्य के जो प्रशासनिक मशीनरी होती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हेड होते हैं, चीफ होते हैं चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सलाहकार होते हैं सीएम और राज्य की जो मंत्री परिषद है, कैबिनेट है, उनके। तो अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई है। आपको पता है अभी तक मनोज आहूजा ओडिशा के मुख्य सचिव थे, लेकिन इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा और उसके बाद अनु गर्ग ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट की जाएगी। ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। ओडिशा कैडर की ही 1991 बैच की आईएएस ऑफिसर है अनु गर्ग। ओडिशा की पहली डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में भी काम कर चुकी है और काफी सारे समाज सेवा के कामों से भी ये जुड़ी हुई है। तो ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बन रही है? अनु गर्ग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं जयंती या वर्षगांठ, सॉरी जयंती बोल रहा हूं, 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब लॉन्च किया गया था? भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, जिनकी आबादी 500 या उससे ज्यादा है, ऐसे गांवों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ना, जो मेन हाईवे जाता है, चाहे स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, तो गांव को मुख्य हाईवे से, क्योंकि आपने देखा जब गांव जाते हो तो मेन हाईवे से गांव 3, 5, 7 किलोमीटर अंदर होता है। तो जो गांव होते हैं ना, ऐसे गांव देश में जो कि 500 या उससे ज्यादा आबादी के हैं, उनको मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ना। और अगर कोई ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है ना, तो ऐसे एरिया को, या फिर कोई हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र है, तो ऐसे एरिया में 250 या उससे ज्यादा आबादी वाले गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ना, यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसे लॉन्च किया गया था देश में 25 दिसंबर सन 2000 को। तो अभी 2025 में 25 दिसंबर को इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चौथा फेज चल रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, है ना। ये 25 दिसंबर सन 2000 को लाई गई थी। 19,000 करोड़ बजट रखा गया है। अभी जो बजट आया था 2025-26 का, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पहला फेज आया था सन 2000 में, ठीक है। फिर दूसरा फेज 2013 में आया, तीसरा फेज 2019 में आया और चौथा फेज अभी चल रहा है 2024 से 2029 तक का। और इसके लिए टोटल जो बजट आवंटित किया गया है वो 70,125 करोड़ रुपए का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना। तो चौथा फेज चल रहा है, 25 दिसंबर सन 2000 को लॉन्च की गई थी। डीआरडीओ ने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो डीआरडीओ ने आकाश एनजी न्यू जनरेशन
मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी तक हमारे पास जो पुरानी आकाश मिसाइल है ना, ऑपरेशन सिंदूर के समय वो काफी काम आई थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब इसी का ही अपडेटेड वर्जन लाया गया है, आकाश न्यू जनरेशन। डीआरडीओ ने जो चांदीपुर में जो टेस्टिंग रेंज है, चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ओडिशा में आता है चांदीपुर, यहां से डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम का। ओके, पुरानी जो आकाश मिसाइल है ना, उसका ही एडवांस वर्जन है। देखिए, पहले जो हमारे पास आकाश मिसाइल अभी तक है ना, उसकी जो रेंज है ना, वो 25 से 30 किलोमीटर। इससे काफी ज्यादा एडवांस बनाया गया है आकाश न्यू जनरेशन को। इसकी रेंज है 70 से 80 किलोमीटर। सतह से, जैसे टैंक से, ट्रक से, है ना, जो सेना के वो होते हैं ना ट्रक वगैरह, वहां से इसको मोबाइल, देखिए मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ले जाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान, और कहीं से भी ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको नष्ट कर सकती है। तो सतह से हवा में मार कर सकती है। 70 से 80 किलोमीटर रेंज है। हाइट देखें ऊपर की तरफ तो 30 मीटर से 20 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। स्पीड ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा है। मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, आकाश एनजी का। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। यह हर साल मनाया जाता है 27 दिसंबर को। आफ्टर कोविड, जब कोविड आया था ना 2019 में, उसके बाद पूरे वर्ल्ड को पेंडेमिक जैसी कंडीशन के लिए अवेयर करने के लिए, पूरे वर्ल्ड को एकजुट करने के लिए 7 दिसंबर 2020 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे मनाएंगे। और इस दिन ये प्रस्ताव पास हुआ और इसमें पहली बार अनाउंस किया गया कि 27 दिसंबर 2020 को इसको पहली बार मनाया जाएगा। तो 27 दिसंबर 2020 में पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तब से ये हर साल 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, लोगों और देशों को महामारी से पहले की तैयारी के महत्व के बारे में अवेयर करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल हेल्थ सिस्टम फॉर फ्यूचर क्राइसिस 2025 में इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे की थीम है। अयोध्या में भगवान राम की 800 किलोग्राम वजनी पेंटिंग को बेंगलुरु से डाक विभाग के द्वारा अयोध्या लाया गया है। यह पेंटिंग किस शैली में बनी है? तो आप सभी ने देखी होगी ये पेंटिंग, है ना, अभी काफी सुर्खियों में रही है न्यूज में, सोशल मीडिया पर। अभी भगवान राम की एक जो पेंटिंग थी ना, उसको दक्षिण भारत से, बेंगलुरु से अयोध्या लाया गया है। 800 किलोग्राम वजनी ये पेंटिंग है, ठीक है ना, और ये बनी है तंजावुर शैली में। दक्षिण भारत में एक पेंटिंग की शैली है तंजावुर शैली, इसमें इसका निर्माण किया गया। तो डाक विभाग ने 1900 किलोमीटर की यात्रा के बाद बेंगलुरु से अयोध्या इसे पार्सल किया पोस्टल सेवा के माध्यम से, है ना। 12 फीट लंबी है, 8 फीट चौड़ी भगवान राम की पेंटिंग है। तंजावुर शैली में इसे बनाया गया है। देखिए, तंजावुर पेंटिंग शैली की बात करें ना, तो तमिलनाडु के तंजावुर में इसका विकास हुआ है प्राचीन काल में, इसीलिए इसे तंजावुर पेंटिंग कहा जाता है ना। चोल डायनेस्टी का कभी शासन था तमिलनाडु में, और चोला राजवंश की राजधानी थी तंजावुर। तो चोला वंश के समय ये पेंटिंग उभर के आई, इसका विकास शुरू हुआ, और आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य, मराठा शासकों ने भी इसे और ज्यादा समृद्ध बनाया। तो तंजावुर से शुरू हुई है, इसलिए ये तंजावुर पेंटिंग है, जिसमें भगवान राम की पेंटिंग को बनाया गया है। चित्रकला शैली, इसकी विशेषता क्या है जानते हैं? तंजावुर शैली की अधिकतर भगवान और देवी देवताओं की पेंटिंग बनाई जाती है, सोने की कारीगरी की जाती है, सोने की चमक, है ना, सोने की कोडिंग, और इसके अलावा जो प्रतिमा होती है ना, जो पेंटिंग होती है, वो उभरी हुई होती है। ये एक और उसकी विशेषता है कि उभरी हुई आकृतियां होती है। पालागम पदम के नाम से भी इस पेंटिंग को जाना जाता है, क्योंकि लकड़ी के तख्ते पर बना हुआ चित्र इसका मतलब है तमिल भाषा में, और ये लकड़ी के तख्ते पर ही बनाई जाती। तो ये तंजावुर शैली है पेंटिंग की, ठीक है। इस पेंटिंग को, तंजावुर पेंटिंग को 2007-8 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया है। इस जहाज का नाम क्या है?
तो भारतीय तटरक्षक बल ने इंडियन कोस्ट गार्ड को पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल सौंपी गई है, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल करता क्या है? ये छोटे पोत होते हैं जो कि समुद्र में जब तेल ऑयल फैल जाता है, किसी दुर्घटना के कारण कोई जहाज पलट गया, दो जहाज टकरा गए, तो जब क्रूड ऑयल फैल जाता है तो उसको साफ करने के लिए, समुद्री सतह को साफ करने के लिए, जो पॉल्यूशन फैला है उसको खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये वेसल काम में लिए जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब अगर क्रूड ऑयल फैलता है ना समुद्र में, तो समुद्री इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। काफी मछलियां मरती है, कोरल रीफ डैमेज हो सकती है, तो इसीलिए इसके निकासी का काम करना पड़ता है। तो ये वेसल बनाया गया है समुद्र प्रताप नाम का, स्वदेशी रूप से निर्मित है। पहला है ये, 23 दिसंबर को कमीशन किया गया है। दूसरा तैयार हो चुका है समुद्र प्रचेत, ये भी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। इसको भी बहुत जल्दी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसको सौंप दिया जाएगा। लेकिन पहला जो बन चुका है, जो कमीशन किया जा चुका है, इसका नाम है आईएनएस प्रताप या समुद्र प्रताप। आप इसको समुद्र प्रताप बोलिए, इसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, याद रखिएगा। तो समुद्र प्रचेत भी बहुत जल्दी कमीशन किया जा सकता है। समुद्र प्रताप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाए हैं, 23 दिसंबर 2025 को कमीशन किया गया। लेंथ है इसकी 114 मीटर ऑलमोस्ट, और अगर चौड़ाई देखें तो 16.5 मीटर तक देखने को मिलती। और वेट 4170 टन का है। हर घंटे 300 टन ऑयल को निकाल सकती है और अपने में रिजर्व कर सकती है। इसकी कैपेसिटी रिजर्वेशन की बढ़ाकर 1000 टन तक भी की जा सकती है। तो यह है समुद्र प्रताप, पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है। ओके, तो यहां पर 22 से लेकर 28 दिसंबर के हमारे टॉप 25 करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप सेशन पसंद आया होगा। ऑफर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप किसी भी इंडिविजुअल कोर्स को अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। और साथ ही साथ एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ईयर एंड सेल चल रही है आपके लिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।